सो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने 4 पार्ट्स में रीशेपिंग इंडियाज का पॉलिटिकल रीशेपिंग इंडियाज चैप्टर है जो इसके हमने बहुत सारे टॉपिक्स देख रखे हैं। 4 पार्ट के वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम आगे शुरू करेंगे। सेटअप मैंने थोड़ा चेंज किया है पहले के मुकाबले। आप देख सकते हो कि अभी राइटिंग पैड का यूज कर रहा हूं मैं, तो आई होप ये सेटअप ज्यादा कंफर्टेबल होगा, इसमें आप ज्यादा चीजों को ग्रैब कर पाओगे। सो लेट्स सी, लास्ट टॉपिक में हमने आइकैनोक्लाज्म से रिलेटेड चीजें देखी हुई थी। लास्ट टॉपिक ये था, ठीक है। आइकैनोक्लाज्म क्या होता है? हमने इसके बारे में बात भी किया था कि द रिजेक्शंस और डिस्ट्रक्शंस ऑफ आइकन्स और रिलीजियस इमेजेस कंसिडर्ड आइडोलैट्रस। मतलब इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन करते हैं। जो अटैकर्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। किस चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? अटैकर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कोई भी ऐसी आइकन, कोई भी ऐसी चीज, कोई इमेज है, कोई आइकन है, कोई भी सिंबल है, उस चीज को वो डिलीट करते हैं। स्पेशली तब जब वो उसको आइडोलैट्रस मानता हो। आइडोलैट्रस का मतलब आइडल से रिलेटेड, मूर्तियों से रिलेटेड। तो ये टॉपिक्स हमने ऑलरेडी समझ रखा था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसके टॉपिक्स को देखोगे तो यहाँ से नई टॉपिक शुरू होती है आपकी आइडल। एक्चुअली यहाँ पे आपके थिंक अबाउट इट वाले सेक्शंस में आपको आइडल इमेजेस रेदर देन द कॉमन टर्म लाइक आइडल और आइकन, ये यूज क्यों किया जा रहा है? व्हाई डू वी यूज द टर्म इमेज रेदर देन द आइकन्स और सॉरी कॉमन टर्म्स लाइक आइडल और आइकन? देखो, द लेटर टू टर्म्स और आर कंसिडर्ड व्हाट, बेसिकली इसको पेजोरेटिव कहते हैं। पेजोरेटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुडिज्म एंड क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, whose orthodox sect condemned idolatry or the worship of idols or icons. तो यहाँ पे एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है कि ऐसा टर्म यूज क्यों किया जाता है। इमेज रेदर देन कॉमन टर्म आइडल या आइकन। इमेज ना बोल करके, मतलब हम आइडल या आइकन ना बोल करके इमेज क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? तो इसका वजह यह है क्योंकि दो टर्म जो पेजोरेटिव माना जाता है, जुडिज्म और क्रिश्चियनिटी है एंड इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें जो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स हैं वो कंडेम करते हैं आइडोलैट्री को, आइडल्स की पूजाओं को या उससे रिलेटेड कोई भी प्रैक्टिसेस को वो कंडेम करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं या उसको सही नहीं मानते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे इस तरह के टर्म्स का यूज करने की बात कही जा रही है। तो यही सारी चीजें यहाँ पे समझने की जरूरत है। ओके, आगे बढ़ेंगे। इनफिडल के बारे में देखो, एक टर्म मिल रहा है यहाँ पे फिर से, इनफिडल। तो पहले इस टॉपिक को समझते हैं एक एक करके और फिर समझते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअली मीनिंग ऑफ इनफिडल एंड व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ एक्चुअली बाकी सारे जो भी वर्ड्स हैं लाइक जिजिया एंड टैक्स एंड ऑल, इससे रिलेटेड। यहाँ पे एक चीज है, सम ऑफ द सुल्तान्स आल्सो इम्पोज्ड जिजिया and tax on non-Muslims subject to grant them protections and exemptions from military services। तो टैक्स है एक तरह का जिजिया। ये जो टैक्स है जिजिया, ये क्या कर रहा है? ये एक्चुअली किस तरह का टैक्स है? देखो, जिजिया जो था ये नॉन मुस्लिम पर लगाया जाने वाला टैक्स था, ठीक है। और कुछ दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने ना जिजिया नाम का टैक्स इम्पोज किया था यहाँ पे नॉन मुस्लिम जो थे उनके ऊपर। अब जिजिया करता क्या था? देखो, प्रोटेक्शन एंड एग्जेम्पशन। इस जिजिया के टैक्स से उनको फायदा क्या था? देखो, जिजिया के टैक्स से फायदा ये था कि जिजिया जो देता था उसको दो चीजें मिलती थी। पहला, ग्रांट देम प्रोटेक्शन। एक तो उनको मिलता था प्रोटेक्शन, दूसरा मिलता था एग्जेम्पशंस। एग्जेम्पशंस फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज। एग्जेम्पशन किस चीज से? मिलिट्री सर्विसेज से। तो अपने उनको आर्मी में ना, मिलिट्री में, फौज में उनको सेवाएं नहीं देनी पड़ती थी। इन प्रैक्टिस, डिपेंडिंग ऑन द रूलर, दिस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स, इसको एक चीज याद रखना, इसको डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स कंसिडर किया गया है, ठीक है। एंड वुड बी सोर्स ऑफ इनकम, इकोनॉमिक बर्डन एंड पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ठीक है। बताया ये जा रहा है कि रूलर ने जो इस तरह के डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स इंपोज की थी, वो क्या हो सकता था? ये होता था source of economic burden and public humiliation and formed a financial and social incentive for subject to convert to Islam। तो एक्चुअली इस तरह की जो सिचुएशन थी, मतलब जो नॉन मुस्लिम्स पे टैक्स लगाया जा रहा था, वो टैक्स डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स कंसिडर किया जाता था, ठीक है।
अच्छा, इस टेक्स्ट को इकोनॉमिक बर्डन, दो शब्द का यूज किया गया है, थोड़ा ध्यान से इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं रेड से कर रहा हूं, ठीक है। पहला है इकोनॉमिक बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन। दूसरा है पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ठीक है। एंड फॉर्म्ड अ फाइनेंशियल एंड सोशल इंसेंटिव फॉर द सब्जेक्ट टू कन्वर्ट टू इस्लाम। तो देखो होता यहाँ ये है कि इकोनॉमिक बर्डन, सबसे पहले तो यहाँ पे इकोनॉमिक बर्डन इसको कंसिडर किया गया है। तो इकोनॉमिक बर्डन का मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो टैक्स पेयर जो थे ना, टैक्स पे करने से जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी उन पर एडिशनल प्रेशर जो था वो पड़ सकता था। तो पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात, इसका कुछ सोशल इंपैक्ट था। देखो सबसे पहली चीज एक है दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक, फर्स्ट दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक बर्डन। वो एक्चुअली ना थोड़ा सेटअप में मुझे समझ नहीं आता है, सो दैट्स वाई इधर उधर हो जाता है। सो आप लोग एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, सॉरी फॉर दैट। सो इकोनॉमिक बर्डन की बात की जा रही है। सो इकोनॉमिक बर्डन यहाँ पे क्यों बोला गया है, ये शब्द एक्चुअली में यहाँ पे यूज क्यों किया गया है, दिस वन। फर्स्ट इकोनॉमिक बर्डन मैंने बोला अभी, दूसरा पब्लिक ह्यूमिलिएशन, एंड तीसरा फाइनेंशियल एंड सोशल इंसेंटिव फॉर सब्जेक्ट टू कन्वर्ट इस्लाम। अब देखो यहाँ पे इकोनॉमिक बर्डन जैसी चीजों को यूज इसलिए किया गया है क्योंकि टैक्स पे करने से नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी उन पर एडिशनल फाइनेंशियल प्रेशर पड़ सकता था। तो इसलिए पहली चीज प्रॉब्लम थी। अच्छा इसको देखो डिस्क्रिमिनेटरी, डिस्क्रिमिनेटरी डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स। इस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स का वजह था, पहला था क्योंकि वो इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी था क्योंकि पहला उसने इकोनॉमिक बर्डन डाल दी, ठीक है, सबसे पहली चीज ये। दूसरी चीज इकोनॉमिक बर्डन के अलावा यहाँ पे जो सोशल इंपैक्ट है, इसका सोशल इंपैक्ट, इसकी बात करो जरा। देखो सोशल इंपैक्ट के बारे में यहाँ पे समझाया क्या है, तो बेसिकली सोशल इंपैक्ट के बारे में यहाँ पे इस चीज में ये समझाया जा रहा है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग जो ये जो टैक्स सिस्टम था जिस तरह का, ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द रूलर टैक्स कलेक्शन पब्लिक ह्यूमिलिएशन का सोर्स भी बन सकती थी, ठीक है। तो इसका सोशल इंपैक्ट ये था कि लोगों के अंदर ये चीज आ रही थी कि हाँ ये डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स है, ठीक है, इसको सही नहीं माना जाता था। तो इस तरह की सिचुएशन थी। खैर कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, जजिया क्या क्रिएट कर रहा था, तो जजिया की जो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स जो थी जजिया, इसकी वजह से दो तीन चीजें हो रही थी। पहली चीज दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रेशर, पहली चीज तो यहां पे इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट हो रही है और साथ में इसके सोशल प्रेशर भी साथ में क्रिएट हो रहा है। और इन दोनों की वजह से क्या कंक्लूजन आ रहा है, क्या कंक्लूड कर रहे हैं, इन दोनों की वजह से प्रेशर आ रहा था एक तो आपके ऊपर, मतलब जो रूलर है वो इस तरह की पॉलिसी, आप जरा सोचो, रूलर इस तरह की पॉलिसी ला रहा है, एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ला रहा है, और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी में आपको इकोनॉमिक बर्डन डाला जा रहा है आपके ऊपर, मतलब सोसाइटी के ऊपर। इसके अलावा जो सोशल इंपैक्ट है वो भी काफी अलग तरीके के दिख रहे हैं यहाँ पे। सो इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल प्रेशर, दोनों की वजह से एक आम कॉमन पीपल क्या सोचेगा, एक आम इंसान क्या सोचेगा, एक आम इंसान देखेगा, उसको फील होगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली इंसेंटिव टू कन्वर्ट टू इस्लाम। इस तरह के सिस्टम को यहां पे देखने को हमें मिलेगा। तो इस तरह की सिचुएशन से ऐसा सिचुएशन या ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी जिस एटमॉस्फेयर में एक इंसान जो कॉमन पीपल है उसको ये फील हो कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं उतनी फेयर नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी जो दूसरों की है। तो हम भी क्यों ना उसी कल्ट, उसी धर्म या उसी सिस्टम को अपना के उसका पार्ट बन जाए। सो दैट्स वाई हमें ना तो इकोनॉमिक बर्डन का सामना करना पड़े, ना ही हमें किसी तरह के सोशल इंपैक्ट, इस तरह के नेगेटिव सोशल इंपैक्ट को झेलना पड़े। तो इस सिचुएशन को समझना जरूरी है।
तो यही चीजें यहाँ पे समझाई जा रही हैं। ओके, सो इसमें यानी कन्वर्जन करने पर एक्चुअली क्या हो रहा था, इंडिविजुअल जो था वो जजिया के स्कोप से बाहर आ सकता था, जो कि अभी हमने यहाँ पे बात किया है। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम्स यहाँ पे बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी तरीके के सिस्टम्स देखने को मिल रहे थे। खैर, आई होप यहाँ सारी चीजें क्लियर होंगी। एट द एंड अब आगे बढ़ते हैं। सो एट द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, अब देखो 14th सेंचुरी में क्या होता है, तिमूर, अ ब्रुटल ट्यूमेरिक मंगोल कॉन्करर फ्रॉम सेंट्रल एशिया इन्वेड करता है वेयर, नॉर्थ वेस्ट को। नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट था, नॉर्थ वेस्ट पार्ट था, वहां से वहां पे इन्वेड करता है तैमूर एंड इंडिया एंड लॉन्च अ डिवास्टेटिंग अटैक ऑन दिल्ली। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है, मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ क्या है एक्चुअली। ये नॉर्थ वेस्ट एरिया है जो, जैसे मान लो जैसे ये है जो इंडिया का अपर पार्ट है जो, ठीक है, ड्राइंग बहुत अच्छी तो नहीं है बट जो भी है समझ सकते हो आप। सो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, दिस वन, ये वाला हिस्सा, दिस इज एक्चुअली, ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये सबसे ज्यादा ऐसा एक एरिया हुआ करता था जहां से सबसे ज्यादा अटैक्स आते थे। ठीक है, आप जो भी अभी हिस्ट्री में जो भी बैटल्स वगैरह हुए हैं ना, बैटल ऑफ पानीपत, ये वो सारे सारे उठा के देखोगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा एक तो बहुत बड़ा फील्ड मिल जाता था उनको। वो कवर करूंगा मैं, वो मैप्स वगैरह जब सेक्शन आएगा ना, मैं उसको पॉइंट को भी कवर करवाऊंगा आपको। ठीक है, सो तैमूर के अटैक के बेसिकली अभी हम बात कर रहे हैं, इसलिए हमें उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। सो ये चीज है, तो नॉर्थ वेस्ट का एरिया देख लिया। अच्छा, इसको आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस NWFP, ठीक है, याद रखना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के नाम से इसको जाना जाता है, ये वाला एरिया जो हिस्सा है। ठीक है, तो इस समय होता क्या है, तैमूर के बारे में हम समझ रहे थे एक्चुअली। तो तैमूर इन्वेजन ऑफ इंडिया, एक्चुअली यहाँ पे तैमूर का इन्वेजन होता है बड़े पैमाने पे 14th सेंचुरी के एंड में दिल्ली में। एक्चुअली होता ये है, सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत था उसको एक डिवास्टेटिंग एक्सटर्नल अटैक का सामना करना पड़ता है। ठीक है, डिवास्टेटिंग अटैक का सामना करना पड़ता है, देन थ्राइविंग सिटीज, बेसिकली इनको इस तरह के अटैक्स देखने को यहाँ पे मिलते हैं। अब इस अटैक में हो क्या रहा है जरा वो भी समझ लो। ठीक है, तैमूर, पहले तो तैमूर हम बात कर रहे हैं, TIMUR, तैमूर। ये तैमूर था कौन, ये तैमूर था कौन? ठीक है, तैमूर जो था ये सेंट्रल एशिया से आया हुआ एक पावरफुल कौन था, रूलर था। ठीक है, बड़ा पावरफुल एक रूलर था जो सेंट्रल एशिया से आया था। ठीक है, ओके, तो ये आपको आई होप दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा, यस, एक पावरफुल रूलर था जो सेंट्रल एशिया से बेसिकली आया हुआ था। ठीक है, अब इसके बारे में ये है, तैमूर जो था बेसिकली तैमूर, इसको एक्चुअली ऐसे आप समझ सकते हो, दैट इज TIMUR, तैमूर एंड मंगोल कॉन्करर। तिमूर मंगोल कॉन्करर। ठीक है, तो तिमूर जो था सेंट्रल एशिया से आया हुआ एक बहुत पावरफुल रूलर था। ठीक है, पावरफुल रूलर क्या था, इन्वेडर था एक तरह का, कहो आप। ठीक है, सो तिमुरिक मंगोल कॉन्करर भी था ये, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। ओके, सो हमें अब आगे जब आप देखोगे इसको, इस लाइन को थोड़ा और समझेंगे जब, तो एज वी रोट इन हिज मेमोरी, एज ही रोट एक्चुअली इन हिज मेमोरी, हिज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव वाज टू वेज वॉर विद द इन्फिडल्स, मार्क कर रहा हूं, याद रखना, वॉर विद द इन्फिडल्स एंड टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इन्फिडल्स। तो इसके जो इंटेंशंस है ना वो क्लियर किए गए हैं, वॉर विद द इन्फिडल्स एंड टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इन्फिडल्स। अब देखो बात यहाँ ये है
कि ब्रुटल एक इन्वेडर है, ठीक है। ब्रुटल ट्यूमरिक एक्चुअली, नॉट टेमरिक, एक्चुअली टर्किक, ब्रुटल टर्किक इन्वेडर, एक ब्रुटल टर्किक, ठीक है, मंगोल कॉन्करर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया, ठीक है, आता है वो सेंट्रल एशिया से, और उसने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्वेड किया और दिल्ली की तरफ क्या किया, एडवांस करना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो उसने ना नॉर्थ वेस्ट के जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था उस पे इन्वेड भी किया और दिल्ली की तरफ एडवांस किया, और एट दैट टाइम एक्चुअली दिल्ली जो था वो एक थ्राइविंग सिटीज के तौर पे डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझनी जरूरी है। अब तिमूर का अटैक दिल्ली पर हो जाता है फिर फाइनली, ठीक है। यहाँ पे सारी इरेज कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके और नोट डाउन करना चाहो तो आप जरूर कर लेना। ओके, सो लेट्स सी। सो तैमूर दिल्ली पर अटैक करता है। अब होता क्या है, किल्ड और इंस्लेव्ड, देखो यहाँ पे करता क्या है कि लार्ज नंबर वर किल्ड और इंस्लेव्ड, बड़े नंबर्स जो थे वो इंस्लेव्ड किए जाते हैं, हत्याएं, भयंकर वाली हत्याएं होती हैं, एंड लेफ्ट इन रून्स, सिटी वाज लेफ्ट इन रून्स, दिल्ली को पूरी तरह से तहस नहस करके छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तिमूर का अटैक एक्चुअली ऑर्डिनरी टेरिटरी कैंपेन नहीं था कि हाँ उसने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए एक अटैक किया और उसके बाद से उसने वो सारी चीजें, एक्चुअली इतना सिंपल नहीं था तिमूर का अटैक, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ ये थी कि तिमूर के ओन मेमोरी से, जो अभी हमने पढ़ा है, समझो इस बात के कॉन्सेप्ट को जरा समझना है आपको, ठीक है। तिमूर के ओन मेमोरी से उसके जो ऑब्जेक्टिव थे ना वो उसके कोट करती है, वही वाली ऑब्जेक्टिव, दिस वन, ये उसकी खुद की मेमोरीज हैं जो यहाँ पे कोट की गई है, ठीक है। इस मेमोरी को आप अभी पढ़ के हमने पढ़ा भी है। सो आप देखो इसका मतलब क्या है कि जो तैमूर था, वॉर विद इन्फिडल्स एंड टू गेन समथिंग बाय प्लंडरिंग द वेल्थ ऑफ द इन्फिडल्स। तो ये वाला जो सेक्शन है इसमें ये समझाया जा रहा है कि इस स्टेटमेंट से दो चीजें, देखो डिकोड करना है हमें इसको। सो डिकोड करो, स्टेटमेंट आपने समझ लिया, इस स्टेटमेंट को अब यहाँ पे मैं कोट करके समझा रहा हूं कि एक्चुअली ये बताना क्या चाह रहा है। फर्स्ट, थोड़ा इसको और मैं फर्स्ट, पहली चीज यहाँ पे ये बताई जा रही है, पहला मतलब ये था कि स्टेटमेंट से दो मेजर मोटिव सामने देखो आपको निकल के आएंगे। पहला मोटिव है दैट इज रिलीजियस, यस, पहला मोटिव रिलीजियस मोटिव, रिलीजियस मोटिवेशन सबसे पहली चीज है, ठीक है। दूसरा, अब रिलीजियस मोटिवेशन क्यों है, क्योंकि वॉर विद इनफिडल, जरा शब्द को समझो, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस मोटिव। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वॉर विद, किसके साथ लड़ाइयां लड़ना है, वॉर विद, चलिए यहीं पे लिख देता हूं मैं आपके लिए, वॉर विद इनफिडल, इनफिडल से लड़ाइयां करनी है। इनफिडल का मतलब कौन होते हैं, आई थिंक इनफिडल को मैं दूसरे शब्दों में क्या बता सकता हूँ, जो जिसको काफिर कहते हैं बहुत लोग, है ना, या फिर और भी कुछ जो पता नहीं, एग्जैक्ट मुझे अभी वर्ड वो नहीं मिल रहा है, उस सेंस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक नहीं, रिलीजियस मोटिवेशन तो पहली तो ये रही। दूसरी बात, अगर हम बात करें दूसरा कॉज, हम एक्चुअली इस स्टेटमेंट को डिकोड कर रहे हैं, वॉर विद द इनफिडल्स एंड ये वाले जो रिलीजियस, ये जो टॉपिक है इसको हम डिकोड कर रहे हैं, तो हमें इससे दो पॉइंट निकल के आता है, इसका इंटेंशन, इनका मोटिव। पहला है रिलीजियस मोटिव, दूसरी जो मोटिव है वो है इकोनॉमिक मोटिवेशन, इकोनॉमिक मोटिवेशन, ये है इकोनॉमिक मोटिवेशन। अब इकोनॉमिक मोटिवेशन का वजह क्या था, देखो तो देखो इकोनॉमिक मोटिवेशन का था वेल्थ, ऑब्वियसली पैसा, संपत्ति, वेल्थ। कैसे मिलेगा वेल्थ, बाय प्लंडरिंग, ठीक है। जब आप प्लंडर करते हो तो बहुत लूट मार होती है जिसमें आपको बहुत सारे पैसे देखने को
मिलते हैं जो लूट करके लेके जाते हैं, है ना। मतलब पैसे का मतलब एक्चुअली करेंसी नहीं होता है, कॉइन, सोने चांदी, हीरे मोती, सब कुछ, बहुत सारी चीजें मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है, रिलीजियस मोटिव प्लस इकोनॉमिक मोटिव, आर प्लस ई का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस वन, आर प्लस ई का इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। इसी को कहते हैं डिकोड करना, ठीक है। हर एक अर्थ का मतलब डिकोड करना। अब जब आप चीजों को डिकोड करने लगते हो तो ये सिर्फ एनसीईआरटी लेवल की पढ़ाई नहीं रह जाएगी आपकी, आप इसको कॉम्पिटिटिव के यूज में भी कर सकते हो, इसलिए डिकोड कहते हैं इसको, ठीक है। सो ये चीजें समझ में आ गई। तो इनफिडल का मतलब, थोड़ा इनफिडल का मतलब भी डिकोड करते हैं एक्चुअली। देखो इनफिडल के बारे में बात कर रहे थे हम, चलो थोड़ा सा एक बार इसको भी बात करते हैं। इनफिडल, व्हाट डू यू मीन बाय इनफिडल? INFIDEL, इनफिडल का मतलब क्या होता है? तो देखो, क्लियर है, मैं लिखा INFIDEL, इनफिडल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफिडल? ठीक है, देखो इनफिडल का लिटरली मीनिंग होता है समवन, लिखा भी हुआ है आई थिंक यहाँ पे, ये जो आपने लिखा, आपने ऑलरेडी देख रखा है, ठीक है। समवन हु डज नॉट शेयर, एक्चुअली समवन हु डज नॉट, इनफिडल का मतलब होता है समवन हु डज नॉट शेयर द फेथ ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। सो इसका मतलब ये एक रिलेटिवली हिस्टोरिक टर्म है, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल टर्म, ठीक है। हिस्टोरिकल टर्म इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एग्जाम्पल में अगर तुम देखोगे तो देखो, मेजर मेजर कह रहा हूं, जो क्रिश्चियनिटी थी, मेजर नहीं है, मेडिवल क्रिश्चियनिटी बोलेंगे एक्चुअली इसको, मेडिवल क्रिश्चियनिटी। जो मिडिवल क्रिश्चियनिटी थी वो दो लोगों को, मुस्लिम्स और पगन्स, PAGANS, पैगन्स, मुस्लिम प्लस पैगन्स, ठीक है। तो मिडिवल क्रिश्चियनिटी में मुस्लिम पैगन्स इनफिडल कहा जाता था। ये M प्लस P, मुस्लिम्स और जो पैगन्स थे, इनको ये लोग क्या कहते थे? इनफिडल कहते थे, ठीक है। ये मिडिवल क्रिश्चियनिटी की मैं बात कर रहा हूं। और अगर हम बात करें मेडिवल इस्लाम की, मेडिवल इस्लाम की, तो मेडिवल इस्लाम में एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि क्रिश्चियनिटी और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिंदू, बुद्धिस्ट और साथ में जैन को इनफिडल कहा जाता था। यानी इसमें किस किस को कहा जा रहा है इनफिडल? इसमें मेडिवल इस्लाम के टाइम में एक तो आपने बोला क्रिश्चियन को C प्लस, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हिंदूज H प्लस, बुद्धिस्ट प्लस जैनीज, यानी CHBJ, ठीक है, CHBJ। ये सबको, चारों कम्युनिटीज जो थी, इनको क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था इनफिडल्स, ठीक है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। इस टर्म को मेडिवल हिस्टोरिकल जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें समझना जरूरी है, ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। यहां तक आई होप क्लियर है। तो तैमूर के जो अटैक थे उनका इम्पैक्ट भी हमें आगे देखना है। तो ये सारी चीजें आई होप समझ में आपको काफी सारी चीजें आ चुकी होंगी। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें थोड़ी सी जो सेक्शंस बची हुई है, इसमें हमें इसको तैमूर का अटैक भी देखना जरूरी है, कि सॉरी, अटैक का इम्पैक्ट देखना जरूरी है कि उसके इम्पैक्ट क्या हुए थे अटैक के। तो देखो साइड में हम तैमूर का अटैक के लिए स्पेस करते हैं, इसको स्पेस बना रहा हूं मैं, और इसको हम यहां पे समझेंगे कि क्या हुआ था इम्पैक्ट इसका एक्चुअली। तो देखो, जब हम बात करते हैं तैमूर के अटैक की, तैमूर अटैक, इम्पैक्ट ऑफ तैमूर अटैक, एक्चुअली ऐसे लिख देता हूं, इम्पैक्ट ऑफ तैमूर अटैक, ठीक है। क्या अटैक का इम्पैक्ट हुआ? तैमूर के अटैक का क्या इम्पैक्ट हुआ मैं लिख रहा हूं, हो सकता है आपको क्लियर ना हो, लेकिन जो मैं वर्बली बोल रहा हूं, है ना, उसको आप थोड़ा सा फोकस कर लेना तो चीजें समझ में आ जाएंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन आप कमेंट में कह करके
मुझे बताओगे, मैं उस चीज का सॉल्यूशन निकाल दूंगा। डिकोड करने का मतलब है पूरी तरह से डिकोड करना। सो लेट्स सी इम्पैक्ट क्या हुआ था तैमूर के अटैक का। इम्पैक्ट तो दिल्ली पर तैमूर के अटैक का एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव अटैक इम्पैक्ट था। सबसे पहले तो डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, ये पूरी तरह से डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट हुआ था तैमूर के अटैक का। पहली चीज ये देखो, तैमूर का अटैक डिस्ट्रक्टिव क्यों था? तो पहले तो लार्ज स्केल की किलिंग हुई, सबसे पहले किलिंग्स, ठीक है, लार्ज स्केल की किलिंग्स की थी इन्होंने, भयंकर वाली किलिंग्स, ठीक है। इसके अलावा इंस्लेव किया था खूब सारे लोगों को, इंस्लेव्ड किया था इन्होंने बहुत सारे लोगों को। किलिंग्स तो हुई ही, इंस्लेव भी किया था बहुत सारे लोगों को, ठीक है, पीपल्स इंस्लेव्ड। एंड और क्या हुआ था? मैसिव प्लंडर, मैसिव प्लंडर्ड, इतनी लूट हुई थी, इतनी लूट हुई थी, भयंकर वाली लूट की थी इन्होंने, ठीक है। सो दिल्ली, दिल्ली जो थी उस टाइम, दिल्ली, दिल्ली बोलो, दिल्ली डिवास्टेटेड, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था, ठीक है। और लास्ट पॉइंट दैट जब ये सारी चीजें हो गई तो सिटी लेफ्ट इन RUINS, अवशेष बचे थे बस, रून्स कर दिया गया था, पूरी तरह से रून कर दिया गया था, रून कर दिया गया था, ठीक है। सो तैमूर का जो ऑब्जेक्टिव था उसमें एक्चुअली आपको क्या देखने को मिलेगा? तैमूर के जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें आपको इंडिया में परमानेंटली एम्पायर को एस्टेब्लिश करना था ही नहीं, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्योंकि ये टॉपिक भी है ना जो, ये ऑब्जेक्टिव के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। तो तैमूर का इम्पैक्ट तो देख रखा था, लेकिन अगर हम उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करें तो तैमूर का ऑब्जेक्टिव इंडिया में परमानेंटली एम्पायर एस्टेब्लिश करने का कभी था ही नहीं। वो तो लूटने आया था और लूट करके काफी भर भी गया था, लूट लूट करके उसने बहुत सारी चीजें भरी भी थी, ठीक है। तो तैमूर जो था ह्यूज वेल्थ प्लंडर करने के बाद क्या करता है? ये सारी चीजें करने के बाद, पूरी तबाही मचाने के बाद, वो फाइनली तैमूर विड्रॉ फ्रॉम इंडिया। थोड़ा सेटअप, फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इससे इसके बाद से वो यहां से चला जाता है। बट प्रॉब्लम ये थी यहां पे कि उसने जब वो पीछे जब गया था, यहां से वो जब गया दिल्ली से, जब वो छोड़ के दिल्ली को गया, तो दिल्ली को छोड़ा जिस हालत में, विड्रॉ ही विड्रॉ फ्रॉम इंडिया, चला तो गया, लेकिन जाने के बाद जिस कंडीशन में एक्चुअली उसने दिल्ली को छोड़ा था ना, तो वो वहां पे लेफ्ट, कहते हैं लेफ्ट, ही लेफ्ट chaos बिहाइंड। chaos छोड़ के गया था वो पूरी तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज सिचुएशंस हमें देखने को दिल्ली में मिलती हैं एट द टाइम ऑफ तैमूर अटैक, ठीक है। सो ये सारी चीजें आई होप समझ में आ गई होंगी आपको। मैंने कोशिश की जितना सिंप्लीफाई हो सके सिंप्लीफाई करके समझाऊं। अगर कुछ समझ नहीं, आप एक बार वीडियो देखो, नहीं समझ आता है एक बार और ट्राई करो देखने की। अगर कुछ और भी प्रॉब्लम्स आती है आप कमेंट करके हमें बताओ, वो सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप सारी चीजें समझ में आ गई होंगी यहाँ से। सो ओके, सो लेट्स सी, देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं, रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत, कौन कौन से रेजिस्टेंस थी और किस तरह की रेजिस्टेंस देखने को मिली थी, वो सारी चीजें हमें समझने की जरूरत है। इसके बाद में कुछ टॉपिक्स अगर आप देखोगे, मतलब अगर हमने अभी जो तैमूर के अटैक को कवर किया है, तो तैमूर के इन्वेजन के आफ्टर मैथ क्या होते हैं? आफ्टर मैथ में इवेंचुअली लोधी इमर्ज होते हैं। एक बात याद रखना, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको एक बार ब्रीफ कर रहा हूं जस्ट कि
एक्चुअली इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, दिल्ली सल्तनत की जो ये रेजिस्टेंस थी इसके पहले और तैमूर के अटैक के बीच का एक जो पीरियड था उसको बहुत ब्रीफली डिस्कस कर देते हैं। सो तैमूर के इन्वेजन के आफ्टर मैथ के तौर पे उसके जो बाद में इवेंचुअली लोधी इमर्ज होते हैं, ठीक है। तो कौन क्या आते हैं इसके बाद में, दैट इज लोधी, ठीक है, लोधी आते हैं। अब लोधी जो थी लास्ट दिल्ली की डायनेस्टी थी, मतलब ये जो लोधी डायनेस्टी थी लास्ट दिल्ली डायनेस्टी, ठीक है, ये लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत माने, लास्ट दिल्ली सल्तनत डायनेस्टी कहना चाहिए हमें, ठीक है। तो लास्ट दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी मानी जाती है। ओके, सो इसके अलावा आप ये समझ लो कि जो पावर की सिचुएशन थी, तो पावर दिल्ली सल्तनत की पावर सिचुएशन कैसी थी, सीक्वेंस अगर आप रिकॉल करो, सो रिकॉल सीक्वेंस, चलो रिकॉल करो जरा सीक्वेंसेस को। सबसे पहला कौन होगा, सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक वाला जो डायनेस्टी है दैट इज कॉल्ड ममलूक डायनेस्टी। तो मैं ब्लू से कर देता हूं, कोड भी बन जाएगा एक तरह से आपके लिए वो ममलूक डायनेस्टी। ममलूक डायनेस्टी आती है जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं। ममलूक डायनेस्टी के बाद कौन सी आती है, दैट इज कॉल्ड खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी आ जाएगी, ठीक है। खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आ जाएगी, खिलजी डायनेस्टी के बाद में स्पेस ना होने के कारण चलो थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ। सो नेक्स्ट खिलजी डायनेस्टी के बाद एक जो तीसरी डायनेस्टी आएगी जिसको हम कहते हैं तुगलक डायनेस्टी। हमने तुगलक की डायनेस्टी के बारे में पहले पढ़ा भी है, उसको देखना आप एक बार, ठीक है, किस तरह से दौलताबाद और देवगिरी जो शिफ्ट हुआ और बहुत सारी चीजें, मतलब उसमें बहुत मेसअप हुआ और बहुत सारी चीजें की, है ना। मिंट कॉइन्स, जो कॉइन्स उसने चलाए थे उसके बारे में भी हमने बहुत बात किया था। सो MKT और जो तुगलक है, तुगलक के बाद आपकी कौन सी डायनेस्टी आ रही है, तुगलक के बाद आपकी जो डायनेस्टी आ रही है वो होगी दैट इज कॉल्ड सैयद डायनेस्टी, ठीक है। और सैयद डायनेस्टी के बाद फाइनली लास्ट दैट इज कॉल्ड लोधी डायनेस्टी। तो MKTSL, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, लेकिन जो लोधी पीरियड थी ना, लोधी के पीरियड तक दिल्ली सल्तनत पहले जैसे पावरफुल नहीं रह गई थी। लोधी बहुत पावरफुल नहीं थे, शुरुआत के जो दिल्ली सल्तनत के पावरफुल रूलर्स रहे हैं उनकी तरह पावरफुल नहीं रहे थे, ठीक है। जैसे खिलजी वगैरह थे काफी पावरफुल कह सकते हैं आप, तो उतने पावरफुल लोधी नहीं रहे थे। सो इसकी जो टेरिटरी थी बहुत ज्यादा समय तक, जो दिल्ली की लोधी डायनेस्टी की जो टेरिटरी थी बहुत ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाई थी, और इस टेरिटरी हैड कहते हैं ना श्रंक कंसिडरेबली, ठीक है। तो इसकी वजह से ये, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, उनकी जो टेरिटरी थी वो श्रंक क्यों हो गई थी, क्यों छोटी होती गई, क्योंकि बिकॉज इंडिया जो था, इंडियन मतलब जो ये इनकी जो लोधी जो है इनकी टेरिटरी श्रिंक होने का सबसे बड़ा कारण है बिकॉज इंडिया जो है, इंडियन स्टेट और किंगडम से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था। इंडियन स्टेट और साथ में कुछ अगल बगल के जो किंगडम थे, इन दोनों से क्या इंक्रीज हो रहा था, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था। इसकी वजह से ये जो टेरिटरी थी वो श्रंक करती है। समझ में आ गई बात। तो आई होप ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो थे वो समझ में आ चुके होंगे। सारी पॉइंट्स मैंने कोशिश की है क्लियर करने की। कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, आप हमें मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, वैसे आप नंबर भी वहाँ दे रखा है तो आप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी देख करके उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे रेजिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत, किस तरह की दिल्ली सल्तनत में रेजिस्टेंस देखने को मिलती है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।